with the name of Allah Almighty. The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. Act 1, text, page number 152 according to my book, and according to new books, page number 102. और इंटर लेडी ब्रैकनेल, मिड में लिखा हुआ है इंटर लेडी ब्रैकनेल। लेडी ब्रैकनेल दाखिल होती है और ये वो मंजर है जब जैक वर्दिंग प्रपोज कर रहा है ग्वेंडोलिन को। लेडी ब्रैकनेल, मिस्टर वर्दिंग, राइज सर। मिस्टर वर्दिंग, जनाब खड़े होइए। फ्रॉम दिस सेमी रिकम्बेंट पोस्चर, इस आध लेटे हुए पोज से, इस आध लेटे आसन से खड़े होइए। वो इंतहाई ग्रेसफुल जो पोस्चर एक मर्द ने जिंदगी में बनाना होता है इंग्लिश सोसाइटी में, वो होता है किसी को प्रपोज करने का पोस्चर बनाना। तो इस वक्त जो पोस्चर जैक वर्दिंग ने बनाया है, लेडी ब्रैकनेल उस पोस्चर को कहती है कि ये आध लेटे आध सोए पोस्चर से खड़े हो जाओ। इट इज मोस्ट इन दिस डिकोरियस, और ये इंतहाई बेवकार किस्म का पोस्चर है। इनडिकोरस, बेवकार, बावकार नहीं, बेवकार, यानी कि इसमें कोई वकार नहीं है, बेहुदा है। गैंडल, मामा, he tries to rise, she restrained him, और वो खड़े होने की कोशिश करता है जैक, और ग्वेंडोलिन उसे रोक देती है। I must beg you to retire, मामा मैं आपसे कहती हूँ मेहरबानी करके वापस चले जाइए। This is no place for you, besides Mr. Worthing has not quite finished yet, और मजीद ये कि आपकी इस कमरे में कोई जगह नहीं, क्योंकि इस वक्त मिस्टर वर्दिंग ने अभी तक अपनी प्रपोजल ख़त्म नहीं की, वो भी मुझे प्रपोज कर रहा है, तो आप क्यों आ गई हैं? लेडी ब्रैकनेल, फिनिश्ड व्हाट? मैं यास, क्या चीज़ फिनिश नहीं की, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आई एम एंगेज टू मिस्टर वर्दिंग मामा, मामा मैं मिस्टर वर्दिंग के साथ एंगेज हो चुकी हूँ। क्यों? प्रपोज कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया तो एंगेज हो गए। दे राइज टुगेदर, दोनों इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। कौन कौन? और जैक वर्दिंग। लेडी ब्रैकनेल, पार्डन मी, यू आर नॉट एंगेज टू एनीवन, माफ करना तुम किसी से अभी एंगेज नहीं हुई। When you do become engaged to someone, जब तुम किसी के साथ एंगेज होगी, I or your father, should his health permit him, मैं या तुम्हारा फादर, अगर तुम्हारे बाप को उसकी सेहत ने इजाज़त दी तो, will inform you of the fact, वो तुम्हें इस हकीकत से आगाह कर देंगे। यानी कि लड़की को पता भी नहीं होना चाहिए और उसके बाप और माँ उसे आगाह करें कि तुम एंगेज हो चुकी हो। अक्सर ऐसा होता भी है ना, माँ बाप उसे बताते हैं कि तुमने फिलां के साथ शादी करनी है, हालांकि ये टोटल वैसे हकीकत बात है, पैराडॉक्स है, टोटल इनडिसेंट बात है कि औरत ने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसको उसका पता भी नहीं है। सिलेक्शन तो दूर की बात, और ये चीज़ अब एविडेंट हो गई है। अब तो इस माशरे में उस पुरानी बात की गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो वो बात करता ही कोई नहीं है ना, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि वालिदैन तय कर दें कि लड़की ने कहाँ शादी करनी है, क्योंकि लड़की ने अपने मिजाज के मुताबिक शादी करनी है ना। लड़की को पता है कि अगर वो गुस्से वाली है तो उससे ऐसे शख्स से शादी करनी है जो मरियल हो, लाइट हेडेड हो, फूल सा हो। सही, लड़के को पता है कि अगर वो बहुत गुस्से वाला है तो वो भी ऐसी फूल सी लड़की तलाश करेगा, या गुस्से वाली तलाश करेगा? गुस्से वाली नहीं करेगा। तो लड़की को पता है कि उसका मिजाज क्या है, उसके डिमांड्स क्या हैं, तो उसके मुताबिक वो मैन तलाश करेगी। मर्द भी ऐसे ही है। An engagement should come on a young girl as a surprise, और वो कहती है एंगेजमेंट तो नौजवान लड़की पर ऐसी आनी चाहिए जैसे सरप्राइज आता है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, चाहे वो खुशी वाला हो
चाहे वो काले धुत किसी शख्स का पैगाम हो कि उसके साथ तुम्हारी शादी है, एज अ केस में भी, जैसा केस भी हो, लेकिन होना सरप्राइज चाहिए, ओ तुम्हारी शादी कर दी गई है। इट इज हार्डली अ मैटर दैट शी कुड बी अलाउड टू अरेंज फॉर हरसेल्फ। ये मामला तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने लिए खुद ही अरेंज कर ले या अपने आप को खुद ही एंगेज कर ले। एंड नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू पुट टू यू मिस्टर वर्दिंग। मिस्टर वर्दिंग, मुझे कुछ सवालात तुमसे करने हैं। व्हाइल आई एम मेकिंग दीज इंक्वायरीज यू ग्वेंडोलिन, जब मैं ये बातें पूछने लगूंगी ग्वेंडोलिन, तो तुम विल वेट फॉर मी बिलो इन द कैरेज, तुम नीचे चली जाओ और नीचे कैरेज में इंतजार करोगी मेरे आने का। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्वेंडोलिन शी विल इंक्वायर सम क्वेश्चंस फ्रॉम जैकवर्थ। ग्वेंडोलिन रिप्रोचफुली, मामा, वो गुस्से से कहती है मामा। लेडी ब्रैकनल, इन द कैरेज ग्वेंडोलिन, कैरेज में चली जाओ ग्वेंडोलिन। Gwendolyn goes to the door. She and Jack below kisses to each other behind lady. और जाने लगती है तो दोनों लेडी ब्रैकनल के पीछे ग्वेंडोलिन और जैक आपस में किसिंग करते हैं। और ब्रैकनल्स बैक, ब्रैकनल के पीछे लेडी ब्रैकनल looks vaguely about as if she could not understand what the noise was. वो ऐसे चूमने की आवाज जो आती है तो वो परेशान होकर पीछे देखती है कि ये आवाज कैसी थी, ये क्या आवाज आ रही है। सो शी इज थिंकिंग दैट शी विल एंगेज हर लेडी, हर डॉटर, लेकिन वो एंगेज क्या हो गए, वो तो एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं। तो दैट इज सरप्राइजिंग समथिंग फॉर दिस अरिस्टोक्रेटिक एंड सो कॉल्ड टफ एंड रफ लेडी। फाइनली टर्न्स राउंड, मुड़ती है। Gwendolyn the carriage, ग्वेंडोलिन तुम कैरेज में जाके बैठो। लेडी ब्रैकनल, सॉरी ग्वेंडोलिन, यस मामा, गोज आउट लुकिंग बैड एट जैक, जाती है और जैक को पीछे से देखती है। लेडी ब्रैकनल सिटिंग डाउन, लेडी ब्रैकनल इतराते हुए, बैठते हुए, इतरा कर बैठते हुए। यू कैन टेक अ सीट मिस्टर वर्दिंग, मिस्टर वर्दिंग तुम कुर्सी पर बैठ सकते हो। लुक्स इन हर पॉकेट फॉर नोटबुक एंड पेंसिल, लेडी ब्रैकनल अपने पॉकेट में हाथ डालती है कि वहां से कोई पेंसिल या कोई बुक, नोटबुक मिल जाए, कॉपी मिल जाए जिस पर वो नोट करे, इंफॉर्मेशन या सवालात जो करेगी उसकी आंसर नोट करेगी। जैक, थैंक यू लेडी ब्रैकनल, आई प्रेफर स्टैंडिंग, आपका बहुत शुक्रिया लेडी ब्रैकनल, मैं ठहरना पसंद करूंगा। लेडी ब्रैकनल, पेंसिल एंड नोटबुक इन हैंड, I feel bound to tell you that you are not down on my list of eligible young men. मैं तुम्हें पहले से ही बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, वो लिस्ट जिसमें मैंने नौजवानों के नाम लिखे हैं जो मेरी बेटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं शादी के लिए। मैंने जो अपनी बेटी के लिए मर्दों की लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट में तुम नहीं हो, ये बात मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। Although I have the same list as the dear Duchess of Bolton has, गो के मेरे पास वही लिस्ट मौजूद है जो कि डचेस ऑफ बोल्टन के पास है अपनी बेटी के लिए। We work together, in fact, दर हकीकत हम दोनों मिलकर काम करते हैं। However, I am quite ready to enter your name, लेकिन मैं फिर भी रेडी हूँ तुम्हारा नाम इस लिस्ट में लिखने के लिए। Should your answer be what a really affectionate mother requires, और अगर तुम्हारे जवाबात मिले वाकई एक शौकीन किस्म की माँ को, ऐसी माँ जो शौकीन हो अपने बच्चों की, अपनी बेटी की शादी के लिए, वो जो सवालात करेगी उसके जवाबात अगर ठीक मिले तो तुम्हारा नाम लिस्ट में वो लिखेगी। डू यू स्मोक? अच्छा, अब ये अब श्योर नहीं है कि इसने अपनी बेटी के लिए मर्दों के नामों की लिस्ट बनाई हुई है, मे भी उसने वही लिस्ट उठाई हुई है जो कि डचेस ऑफ बोल्टन की है। भाई मेरी बेटी के लिए भी ऐसे ही मर्द चाहिए। अब मर्दों ने प्रपोज किया या नहीं किया, इसने लिस्ट बना रखी है अपनी और कहती है कि जी
मैं तो हम मिल के काम करते हैं इसलिए मैंने वही लिस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिस तरह एक ढोल बजाने वाला ढोलची था, तो उसने सुबह सवेरे ढोल बजाना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मेरे बेटे की शादी है। लोगों ने कहा किससे? उसने कहा किंग्स डॉटर से, बादशाह की बेटी से। तो लोग बड़े सरप्राइज हुए और तकरीबन 1 माह रोजाना आकर उसने ढोल पीटा, दड़ल 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 दड़ल। लोग शादी की तैयारी करो भाई, हालात अपने कपड़े बनवाओ, ये करो वो करो, रोजाना ढोल लेके आ जाता। तो किसी ने पूछा कि जनाबे वाला वो परली तरफ से भी कुछ तैयारियां हैं या नहीं है, या आपकी कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई बादशाह के साथ? उसने कहा जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, ठीक है, उधर अभी बात करनी है, ठीक है। लेडी ब्रैकनल की तैयारी मुकम्मल है, आगे वो मर्द जो है उसको उन्होंने प्रपोज किया या नहीं किया। लेडी ब्रैकनल ने लिस्ट तैयार की हुई है कि ये लिस्ट में यंग मैन, और इसमें जैक वर्धन का नाम अभी तक। डू यू स्मोक? क्या तुम सिगरेट पीते हो? वेल यस आई मस्ट एडमिट आई स्मोक। हाँ मैं तस्लीम करता हूं मैं सिगरेट पीता हूं। लेडी ब्रैकनल, आई एम ग्लैड टू हियर इट। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। अ मैन शुड ऑलवेज हैव एन ऑक्यूपेशन ऑफ सम काइंड। एक आदमी का कोई ना कोई पेशा तो होना चाहिए। सिगरेट पीना भी एक पेशा है। देयर आर फार टू मैनी आइडल मैन इन लंदन एज इट इज। क्योंकि लंदन के अंदर बहुत सारे बेकार किस्म के लोग हैं, उनके पास कोई पेशा नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये पेशा तो है कि तुम सिगरेट पीते हो, किसी का बिजनेस बढ़ाते हो। हाउ ओल्ड यू आर? क्या उम्र है तुम्हारी? 29। मेरी उम्र है 29। हमने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एज्यूम किया था कि इसकी एज है 35, जो गलत है। इसकी एज है 29। ओके। लेडी ब्रैकनल, अ वेरी गुड एज टू बी मैरिड एट। शादी के लिए बेहतरीन एज है। आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ ओपिनियन दैट अ मैन हु डिजायर्स टू गेट मैरिड शुड नाउ आइदर एवरीथिंग और नथिंग। मैंने ये ख्वाहिश की है हमेशा से, मेरी ये राय रही है हमेशा से कि जिस आदमी को शादी करने की ख्वाहिश हो, या तो वो सब कुछ जानता हो या कुछ भी ना जानता। यानी कि या तो शादी हो जानी चाहिए 13-14 साल की उम्र में, कुछ भी ना जानता हो, या फिर उसकी 30 साल की उम्र में होनी चाहिए जब वो सब कुछ जानता। दो आइडियल सूरत हाल है शादी की। 13-14 साल की उम्र में शादी करेगा तो जज्बात से वो काम लेगा और जज्बाती रहेगा, और उसका वो मेट की और सेक्स की लाइफ को एंजॉय करेगा और जुड़ा रहेगा। और जब वो 30 साल की उम्र में शादी करेगा, वो मेट के लिए शादी नहीं करेगा, बल्कि वो अच्छी कंपेनियनशिप के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए, इकट्ठे मिलकर चलने के लिए, संपैथी के लिए, लव के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो शादी करेगा। तो बात ठीक है। विच डू यू नो? क्या तुम कुछ जानते हो? जैक, आफ्टर सम हेजिटेशन, थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद, आई नो नथिंग लेडी ब्रैकनल। मैं कुछ भी नहीं जानता लेडी ब्रैकनल। अच्छा, ये कहते हैं मैं 29 का हूं लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। लेडी ब्रैकनल, आई एम प्लीज टू हियर इट। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ एनीथिंग दैट टेम्पर्स विद नेचुरल इग्नोरेंस। मैं ऐसी चीज को अप्रूव नहीं करती, कबूल नहीं करती, जो चीज इंटरफेयर करे, टेम्पर्स इंटरफेयर करे या खराब करे नेचुरल इग्नोरेंस को। फितरती जो इग्नोरेंस है, जहालत है, फितरती जहालत को मैं कहती हूं कोई चीज भी उसमें इंटरफेयर ना करे। अब ये कौन सी डिबेट है? इंग्लैंड के अंदर उस दौर में लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को सेक्स की एजुकेशन देनी चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे अगर सेक्स करना चाहते हैं तो वो ठीक तरीके से करें, ताकि वो अपने आप को बीमारियां ना लगाएं। जिन कंट्रीज के अंदर सेक्स की एजुकेशन नहीं दी जाती, तो दुनिया का क्लेम ये है कि वहां पर क्या होता है
ये कौन सा है जी, यूनान मिल्लत दवाखाना, यूनान वाले तो पता नहीं कौन कौन से नाम हैं, सैफ दवाखाना, तो इन लोगों का पास भीड़ होती है ऐसे लोगों की जो गलत किस्म का सेक्स करते हैं, और उससे क्या होता है, बीमारियां मोल लेते हैं और सारी जिंदगी छुपा छुपा कर मर जाते हैं, या डॉक्टरों को पैसा दे दे के मर जाते हैं। तो ये एक क्लेम है। अब वो कहती है, दूसरे लोग क्लेम करते हैं कि अगर आप सेक्स की एजुकेशन देंगे तो बच्चा सेक्स के लिए ईगर हो जाएगा, वो उसे पता नहीं है, वो इग्नोरेंस में, आप उसे क्यों जगा रहे हैं वो एलिमेंट उसके। क्लेम ये भी ठीक है कि एक 12 साल का 10 साल का बच्चा आप बैठे बैठे काम का, वो तो अपने काम काज में मसरूफ है, उससे आप कहें कि ये भी एक अहम इशू है, तो वो उस तरफ सोचना शुरू कर देगा। तो अब ये कहती है कि नेचुरल इग्नोरेंस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नेचुरल इग्नोरेंस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन आप खुद निकालें। इग्नोरेंस इज लाइक अ theory of modern education। इग्नोरेंस मॉडर्न एजुकेशन की थ्योरी की तरह है, इज रेडिकली अनसाउंड, जो इनकलाबी हद तक, क्या हो गया है, मैं कहाँ पढ़े। इग्नोरेंस इज लाइक अ डेलिकेट एक्सोटिक फ्रूट। इग्नोरेंस गैर मुल्की फ्रूट की तरह है। टच इट एंड ब्लूम इज गॉन। टच करें तो उसकी सारी शोखियां चली जाती हैं। जब आप फॉरेन से आए हुए एक आप नाशपाती देखते हैं वाइट कलर की, जो कपड़े के अंदर लिपटी हुई होती है, रखी होती है, हैं, दूर से बहुत प्यारी लग रही होती है और अच्छी लग रही है। आप कहते हैं कि ये चाइना से आई है, कैसी है, वहाँ उगती है, हमारे यहाँ नहीं है। जब खाते हैं 10वीं दफ़ा टच कर लिया तो फिर उसका सारा चार्म ख़त्म हो जाता है। इग्नोरेंस भी ऐसे है। बस एक बार इग्नोरेंस है आपके अंदर, आपको पता नहीं है किस चीज़ के बारे में, एक बार इग्नोरेंस ख़त्म हो गई तो सारा मज़ा उसका ख़त्म हो गया। चलो ये ज़रा दकीक बात है। द होल थियरी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज रेडिकली अनसाउंड। तो तमाम तर मॉडर्न एजुकेशन की जो थियरी है वो इनकलाबी हद तक अनसाउंड है, गैर मजबूत नहीं है, खोखली है। मॉडर्न एजुकेशन सारे की सारी खोखली है। क्यों खोखली है? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इंसान की जहालत को ख़त्म करती नहीं है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है। बच्चा मास्टर क्लास में पहुंच जाता है, उसको इतना शऊर नहीं होता कि वो अपनी सेहत के बारे में सोचे, उसे इतना शऊर नहीं होता कि माशरे में लोगों की रिस्पेक्ट करे, उसे इतना शऊर नहीं होता कि वो कोई सेंसिबल डिसीजन कर सके। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब एजुकेशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, फिर वो याद और रट्टा उस पर। और इंग्लैंड में आज से 10 साल पहले तक तो यही थ्योरी थी, या 50 साल पहले तक यही थ्योरी थी कि इंग्लैंड के लोग रट्टे पर यकीन रखते हैं जिस तरह के पाकिस्तानी रखते हैं। अमेरिकन लोग जो हैं वो इस तरह की एजुकेशन पर यकीन नहीं रखते। ओके, तो ये सारी बातें इस तरह से टच होती हुई आ रही हैं कि इग्नोरेंस है। एक बार इग्नोरेंस खत्म हो गई तो उसका चार्म भी खत्म हो गया। इग्नोरेंस का भी अपना चार्म होता है। फिर मॉडर्न एजुकेशन इंसान की इग्नोरेंस को ख़त्म नहीं कर रहे। एक बात ये कही गई है, फॉर्चुनेटली इन इंग्लैंड एट एनी रेट, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में किसी तरह से भी एजुकेशन प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट व्हाटसोएवर। एजुकेशन किसी किस्म का कोई असर नहीं कर रही। इफ इट डिड, अगर एजुकेशन यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर बाकायदा अपना असर रखती, इट वुड प्रूव अ सीरियस डेंजर टू द अपर क्लासेस। तो फिर आला दर्जे के जो क्लासेस हैं वो तो टूट फूट का शिकार हो गई होती, वो तो खतरे में होती। आपको शऊर आ गया है ना, तो आप कहते हैं ये पॉलिटिशियन सारे के सारे अनपढ़ जहल लोग हमारे ऊपर से हटाओ। अपर क्लास को आप निगलेक्ट कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, क्यों होता है, आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इंग्लैंड में, क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं एजुकेशन कुछ भी नहीं बिगाड़ रही लोगों का। अगर एजुकेशन लोगों को समझदार कर रही होती तो अपर क्लासेस तो खतरे में होती।
अपर क्लास अभी भी बैठी हुई हैं। अपर क्लास से मतलब अरिस्टोक्रेट, ओमरा, अमीर तबका। अब इंग्लैंड में नहीं है। अब इंग्लैंड का वजीर जो है वो लोकल एरोप्लेन में बैठकर सफर करता है, दूसरे कंट्री में जाकर वो कोई चीज अपनी वो मीटिंग्स अपनी अटेंड करता है। फेसबुक पे दिखा रहे थे कि प्रेसिडेंट था किसी कंट्री का, उसको सीट नहीं मिली तो वो खड़ा हो जा रहा था ट्रेन, लोग बैठे रहते हैं। सर ये तो आपकी बात है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि 1960 की बात है, बरतानिया का वजीर आजम खुद गाड़ी चला के गया और उसने किसी दूसरे वजीर आजम को रिसीव करना था, उसको लेट हो गया, उसने वार्डन से कहा कि मुझे जाने दो, सिग्नल बंद हो गया। उसने कहा कि रूल तुम्हारा नहीं है, जितनी देर सिग्नल नहीं खुलेगा तुम नहीं जा सकते। ऐसी अब बेहतरीन एग्जाम्पल है जी, कोई ऐसी एग्जाम्पल। अब ये पिछले दिनों दिखा रहे थे, चाइना का प्रेसिडेंट आया है इंडिया के अंदर, तो मोदी और वो बरामदे में इकट्ठे नीचे बैठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ से कर्ज लेने के लिए जाते हैं और अच्छे से अच्छे होटल में ठहरते हैं और वो अपना एरोप्लेन लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अपर क्लासेस को अगर खतरा नहीं है तो फिर तालीम कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, एंड प्रोबेबली लीड टू। अब सवाल ये पैदा होता है, ऑस्कर वाइल्ड जैसा करेक्टर जो कि रिप्रेजेंटेटिव है अपनी सोसाइटी का क्रिटिक है, जब वो ऐसी बात करेगा, अब हम हट कर बात कर रहे हैं, ऐसी बात करेगा कि एजुकेशन तो कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, एजुकेशन अगर होती तो इसका मतलब ये होता कि लोगों की अपर क्लासेस जो हैं खतरे में होती, खत्म हो गई होती। तो उसका असर बाद में फिर ये लिया गया कि लोगों ने वाकई एजुकेशन को सेंसिबल किया, और आज देखिए वहाँ की अपर क्लासेस खत्म हो गई हैं। कहाँ गई डचेस, ड्यूक्स, ओबरा, वो बादशाह तबीयत के लोग। अब प्राइम मिनिस्टर भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, वो बता रही हैं कि उनको सीट नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इन राइटर्स की वजह से तब्दीली आती है, और बदकिस्मती से आपके मुल्क में कोई ख़ास राइटर नहीं है। आपके राइटर क्या कर रहे हैं, अफसाने, कहानियाँ, जी फिलानी उमेरा अहमद है और जी फिलाने को पढ़ो, वो फिलाना। कौन सा राइटर आपके पास है सिवाय इसके कि एक हसन निसार आपके पास राइटर है जो कोई सेंसिबल, कोई अपनी सोच से बात करता है। बाकी सारे तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं, वही इंफॉर्मेशन कॉलम में लिख देते हैं। अपना तज्जिया तो मुश्किल से कोई देता है, अपनी बात तो मुश्किल से कोई करता है। तो पोएट क्या करते रहे हैं आपके, वो भी रोमांटिक बातें करते रहे हैं और मुल्क का सत्यानाश हो गया। ओके, ये देखिए ये राइटर ड्रामा लिख रहा है, ये ड्रामा है। आपके ड्रामे ऐसे होते हैं, सोचें हमारे ड्रामों में क्या बात होती है। हमारे ड्रामों में तो फिर डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं, रोमांस होते हैं, कत्ल व गारत होती है, या फिर फनी हा हा वो जुगतें होती हैं। ये स्टेज पर चलने वाला ड्रामा है और ये 19वीं सेंचुरी का है। 19वीं सेंचुरी के अंदर स्टेज पर चलने वाला एक फनी ड्रामा इस तरह का है कि उसके अंदर एजुकेशन डिस्कस की जा रही है। और हमारे यहाँ 1 सदी बाद ड्रामा अभी भी चल रहा है, एजुकेशन तो फिर भी नहीं है। मैंने पहली बार गाने में सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गाने के अंदर कम से कम कोई बात नहीं तो आई। उसने कहा सोने दी सिलमा या जमहूरियत आ गई है, होन ते आके मिल माया। कि अब तो जमहूरियत आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, आज़ादी आ गई है, लिबर्टी आ गई, अब तो आके मिल, अम्मी अब्बू से ना डर। चलो उसने कोई जमहूरियत का लफ्ज तो इस्तेमाल किया, कोई कंसेप्ट तो नया इस्तेमाल किया गाने में। तो ये डिफरेंस है, इसलिए वो लोग तरक्की कर गए इन्हीं राइटर्स की वजह से। वो जो शेक्सपियर है जिसने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, उसने इनकी तारीख बदल दी। उसने एक हैमलेट ड्रामा लिखा है शेक्सपियर ने, हैमलेट। शेक्सपियर 17वीं सेंचुरी में है, हैमलेट ड्रामा लिखा है। कौन सा ड्रामा? हैमलेट। उस ड्रामे के अंदर एक शख्स ने पागलपन का किरदार किया है और उसके ऊपर, उस पागलपन के कैरेक्टर के ऊपर इस वक्त तक साइकोलॉजिस्ट ने 7 लाख पेपर्स लिख छोड़े हैं।
ड्रामे के कैरेक्टर के ऊपर, शेक्सपियर के हाथ से निकला हुआ एक कैरेक्टर बना हुआ, उस कैरेक्टर के ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने 7 लाख पेपर क्रिएट किए हैं, 7 लाख आर्टिकल लिखे हैं कि इसकी फिला बात से शो होता है फिला बीमारी, फिला बात शो होती है इंसान की फिला नेचर, फिला बात समझो कि इतनी ज्यादा डिमेंशंस निकली हैं एक राइटर के एक कैरेक्टर से। और वो कहते हैं कि हैमलेट ऐसा ड्रामा है जिसके ऊपर इस वक्त तक नियर अबाउट 60,000 बुक्स लिखी जा चुकी हैं एक बुक की इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, तो शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म जो है, वो जो शेक्सपियर पर पीएचडी करता है उसको अलाउ होती है कि शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म पढ़े। टाइनी और छोटे जहन के लोगों को ये इजाजत नहीं है कि शेक्सपियर को वो जाकर उसकी कोई वीकनेस को पढ़े। तो इसीलिए ऐसे राइटर जब आए हैं, उन्होंने इस तरह की जब बातें की हैं जो प्रैक्टिकली जो मुल्क की बेहतरी के लिए थी, तो उससे क्या हुआ है, उससे वो लोग तरक्की कर गए हैं। और हम क्या करते हैं, हम रिवर्स गियर लगाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं कि 1500 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, बादशाह अकबर के दौर में क्या हो रहा था, हम वैसे जीना चाहते हैं क्यों, हम आगे से कंपीट करने की सलाहियत नहीं रखते। जो कंपीट करने की सलाहियत रखते हैं वो जब अपना ऐलान करते हैं कि यस वी आर पीएचडी इन ज़ूलॉजी, वी आर पीएचडी इन जेनेटिक्स, वी आर पीएचडी इन मैथमेटिक्स एंड सपोज इंग्लिश लिटरेचर, उनको अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वो अच्छे अच्छे पैकेजेस देता है और सारा ब्रेन वहां चला जाता है। और जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती वो इधर आके बैठ के क्लरिकल काम सीख रहा होता है, कोई गवर्नमेंट के ऊपर कैशियर का काम सीख रहा होता है, क्योंकि हमारे 2 ही बड़े शौक हैं, खाना पीना और खाना। अच्छा जी, बहर अब सूरत हाल काफी बेहतर है, लेकिन ऊपर से ये चीजें जरा ठीक हो जाए ना, जो ऊपर बैठे हुए हैं ये मैनेजमेंट ठीक आ जाए तो हमें यहीं पर ही प्रवेल करने का मौका मिलता है। तो बात कर रहे थे एजुकेशन की, और एजुकेशन ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लोगों को ज़हीन नहीं किया, एंड प्रोबेबली लीड टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन ग्रोसवेंसर स्क्वायर। और मैं कहता हूं कि मैं कहती हूं कि ग्रोसवेनर स्क्वायर जो कि एक फैशनेबल लोकेलिटी है, वो तो तकरीबन तब्दील हो गई होती, प्रोबेबली तकरीबन। अगर एजुकेशन इफेक्टिव होती तो 2 काम होते, एक तो अपर क्लास डेंजर में होती, तो दूसरी बात फैशनेबल लोग भी ख़त्म हो जाते, वो भी ख़तरे में होते। फैशनेबल लोगों के लिए, लोकेलिटी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ग्रोसवेनर स्क्वायर। व्हाट इज़ योर इनकम, वैसे तुम्हारी इनकम क्या है? बिटवीन 7 and 8,000 a year, साल में 7 से 8,000 पाउंड कमाता हूँ, पाउंड चलते हैं इंग्लैंड में। लेडी ब्रैकनल मेक्स अ नोट इन हर बुक, एन लैंड और एन इन्वेस्टमेंट, ज़मीन से पैसे आते हैं या इन्वेस्टमेंट से आते हैं। तुमने किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है या तुम्हारी ज़मीन है काफ़ी सारी जिससे पैसे आते हैं। एन इन्वेस्टमेंट्स चीफली, ज़्यादातर मेरी इन्वेस्टमेंट से आती है, इंडस्ट्री से। लेडी ब्रैकनल दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, ये बात सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, ये बात अच्छी है। What between the duties expected of one during one's lifetime, what between the duties, और क्या टैक्सेस लगते हैं, कितनी टैक्सेस की तवक्को की जाती है जब एक आदमी जिंदा होता है। अब लेडी ब्रैकनल का कहना यह है, जिन लोगों की ज़मीन होती है वो गरीब होते हैं। कैसे जी? जब वो जिंदा होते हैं तो वो ज़मीन का टैक्स इतना होता है, वो टैक्स देते रहते हैं। जब मर जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर आप डबल या ट्रिपल टैक्स और भी दें, ठीक है? तो ना बाद वालों को फ़ायदा ना पहले वालों को फ़ायदा, और टैक्स इतने दिए जाते हैं ज़मीन के ऊपर कि बंदा जो है वो उसको अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। जो ज़मींदार का एक स्टेटस होता है, जागीरदार का, उस स्टेटस को वो बरकरार नहीं रख सकता टैक्सेस दे देकर। इसीलिए इनको छोटे-छोटे घर होते हैं।
अब बात क्या की है कि जमींदारों के ऊपर उस दौर के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया बहुत ज्यादा। वो उस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है और देखे कैसे इजी मूड में डिस्कस करता जा रहा है और बातें भी सारी कर रहा है। कह रहे अब कह रही है व्हाट बिटवीन द ड्यूटीज एक्सपेक्टेड ऑफ वन ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं एक आदमी को अपनी सारी जिंदगी में, एंड ड्यूटीज एग्जैक्टेड, और फिर ड्यूटीज मजीद टैक्स लगाए जाते हैं फ्रॉम वन आफ्टर वंस डेथ, एक आदमी से लिए जाते हैं टैक्सेस जब वो मर जाता है। लैंड हैज सीज्ड टू बी आइदर अ प्रॉफिट और अ प्लेयर, तो जमीन ना तो प्रॉफिट देती है ना खुशी देती है। इट गिव्स वन पोजीशन, ये एक आदमी को एक ऐसी सूरत हाल से दो चार कर देती है, एंड प्रिवेंट्स वन फ्रॉम कीपिंग इट अप, कि वो अपने स्टेटस को, अपने पोजीशन को बरकरार ही नहीं रख सकता। मैं जागीरदार हूँ, 15 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, टैक्स इतने लग जाते हैं, जो 15 एकड़ ज़मीन वाला कॉटन का सूट पहनकर, कलफ लगाकर और जेब में पैसे रखकर ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला जो स्टेटस है, टैक्स इतने लग जाते हैं वो स्टेटस ही बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। अब बंदा किसी को बताया यार मेरी 15 एकड़ ज़मीन है और कपड़े उसने मुरझाए हुए पहने हुए हो गए, यार नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो। 15 एकड़ ज़मीन को शो करने के लिए स्टेटस बरकरार रखना भाई पड़ता है, और वो 15 एकड़ ज़मीन वाला शख्स अपने स्टेटस को बड़ी मुश्किल से बरकरार रखता है। तो ये तो और बुरी बात है, यानी कि ज़मीन होना उल्टा गले का तौक है। That's all that can be said about land, ये है वो सारा मामला जो ज़मीन के बारे में कहा जाता है। मैं इसको मज़ीद आसान करके बता दूं या ओके है? वैसे तो ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। जैक, आई हैव अ कंट्री हाउस विद सम लैंड, मेरा एक घर है ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं फार्म हाउस, वही बात कर रहे हैं। मेरी एक फार्म हाउस है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर एक घर है। ऑफ कोर्स अटैच टू इट अबाउट 1500 एकर्स, तकरीबन 1500 एकड़ है। I believe but I don't depend on that for my real income, मैं यकीन रखता हूँ लेकिन मैं इस इनकम पर डिपेंड नहीं करता। In fact as far as I can make out, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है पैसे बनाने का, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे व्यूज़ हैं जहाँ तक, poachers are the only people who make anything out of it, it से मुराद लैंड। पोचर वो लोग हैं, कब्जा ग्रुप वो लोग हैं, करप्ट लोग वो लोग हैं जो ज़मीन से कुछ पैसे जोड़ लेते हैं। मेरे व्यूज़ ये हैं कि सिर्फ कब्जा ग्रुप और करप्ट लोग ज़मीन से पैसे बनाते हैं। लेडी प्रेग्नेंट, अ कंट्री हाउस, देहाती घर है तुम्हारा, हाउ मैनी बेडरूम्स, कितने बेडरूम है उसके अंदर? वेल दैट पॉइंट कैन बी क्लियर्ड अप आफ्टरवर्ड्स, ये पॉइंट बाद में क्लियर होता रहेगा। यू हैव अ टाउन हाउस, आई होप, मेरे ख्याल में शहर में भी तुम्हारा कोई घर है। अ गर्ल विद अ सिंपल अनस्पॉइल्ड नेचर, एक औरत, एक लड़की जो सादी हो और जो अनस्पॉइल्ड नेचर की हो, जो ना बिगड़ने वाली फितरत रखती हो, खराब ना होने वाली फितरत रखती हो लड़की, लाइक गंडोलिन, गंडोलिन की तरह, could hardly be expected to reside in the country, तो उसका देहाती इलाके में गुजर बसर बड़ा मुश्किल ही हो जाता है। एक लड़की जो सिंपल हो, अनस्पाउल्ड हो, जो पहले से खराब ना हुई हो, उसका देहात में गुजर बसर मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक खराब नहीं हुई, आखिर से खराब तो होना है ना, तो देहात में चांसेस कम होंगे, तो उसका गुजर बसर वहां नहीं होगा, उसको शहर की जिंदगी चाहिए। ठीक है, नॉट एग्री, नॉट अ मैटर, उसका ये कहना है। क्या पूछे इससे, बताओ। एक्सप्लेन भी हो जाएगा क्या, यही बात।
From the character of Gwendoline, we come to know she is not very simple. She is too much romantic. She starts kissing to Mr. Jack Worthing on proposal. ये बातें लिखेंगे ना आप. So she is not as unspoiled as she is saying. Either she is unspoiled, but she will not remain like that because her nature is not like this. So Bracknell is saying that in future when Jack will corrupt this lady with the lessons, Jack क्या करेगा? उसको बहन बना कर रखेगा. वो भी तो वही काम करेगा जो हर मर्द लीगली या इलीगली करता है. जो लाइसेंस लेकर निकाह का करता है या बगैर लाइसेंस के करता है, अमल तो एक ही है. तो वो जैक भी तो उसे खराब करेगा. जब उसे खराब करेगा तो वो मजीद खराब भी तो होगी ना. ट्रायंगल भी तो कहीं बनेगा, तो उसके बाद चांस ही नहीं होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, आगे ऐसे उर्दू में लिखते जाना जज्बाती होके. वो बैठा था दो स्टूडेंट ना, एक की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, दूसरे की इंग्लिश कमज़ोर थी, लेकिन उसकी कद बहुत बड़ा था जिसकी कमज़ोर इंग्लिश थी, और स्टेटस भी बड़ा हाई था. वो समझे एसपी था. तो उसने इंग्लिश से सवाल किए, उसने जवाब दिए, उसने फिर सवाल किया जिसकी इंग्लिश अच्छी थी, और वो उसे समझा रहा था एक नया नावल कि उस नावल में क्या क्या है. तो मैंने देखा 15-20 मिनट तो गुज्जर साहब ने ठीक लड़ाई की उससे इंग्लिश में. आखिर में उसने कहा खलो जा यार, मैं तेन उर्दू दसदा, मैं घंटा मूँह ही पकांदा रहना. कहना मैं घंटा मूँह ही पकांदा रहना. तो आपने भी थोड़ी सी इंग्लिश लिख के फिर उर्दू शुरू करा. यार मैं मूँह ही पकांदी रहनी, तो मैं तेन दस दिया की होया सी. अच्छा, ये क्लियर है ना बात कि आपने प्रूव करना है कि शी इज अनस्पाउल्ड नेचर और नॉट. अनस्पाउल्ड नेचर जो होती हैं उनका अल्टीमेट क्या निकलता है? स्पाउल होती है. स्पाउल होना फिर क्या है? अगर औरत के साथ मेट होना स्पाउल होना है, लिबरल बात कर रहा हूं, आजाद ख्याल बात कर रहा हूं. ठीक है, अगर औरत का मेट करना स्पाउल होना है तो फिर हर औरत स्पाउल होती है. किसी एक से मेट करना, ये अगर आप कहते हैं कि ये स्पाउल ना होने के बराबर है तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अमल तो वही हो गया है जो बार बार किसी के साथ हो या ना हो. अब ये सारी लिबरल बातें हैं, उन लोगों की बातें हैं. वो लोग भी इस चीज से कदरे डिसहार्ट भी हैं और हमारी लाइफ को आइडियल लाइफ कंसीडर करते हैं. एट द सेम टाइम हमारी जो यहाँ पर केजिंग है, औरतों को केज करके रखते हैं, हम महदूद करके रखते हैं, इससे वो डिसहार्ट भी हैं, आना भी नहीं चाहते इस दायरे में. ओके, फायदे भी हैं, नुकसान भी है हमारे उसके. ओके, लेडी ब्रैकनल नहीं, कहाँ से पढ़ना है मैंने? जैक. वेल, आई ओन हाउस इन बेलग्रेव स्क्वायर. मैं बेलग्रेव स्क्वायर के अंदर एक घर का मालिक हूँ, बट इट इज लेट बाय द ईयर टू लेडी ब्लॉक्सहैम. लेकिन मैंने इसको लेडी ब्लॉक्सहैम को उधार दिया हुआ है या किराए पर दिया है. ऑफ कोर्स आई कैन गेट इट बैक व्हेनेवर आई लाइक. यकीनन मैं वापस ले सकता हूँ जिस वक्त मैं चाहूँ. एट 6 months नोटिस, 6 माह का नोटिस देकर. लेडी ब्रैकनल, लेडी ब्लॉक्सहैम, आई डोंट नो हर. लेडी ब्लॉक्सहैम को दिया हुआ है. शक करती है कि ये ठीक करैक्टर की लेडी है या नहीं है. मैं तो नहीं जानती ऐसी औरत को. ओ, शी गोज अबाउट वेरी लिटल. हाँ, वो बाहर बहुत कम जाती है, उसका दायरा कार मुख्तसर है. शी इज अ लेडी कंसिडरेबली एडवांस्ड इन ईयर्स. ये एक ऐसी खतून है जो तकरीबन बूढ़ी है. लेडी ब्रैकनल, nowadays that is no guarantee of respectability of character. आजकल किरदार की ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है. What number in बेलग्रेव स्क्वायर. आजकल किरदार की कोई गारंटी नहीं है, चाहे जितनी बूढ़ी है, नौजवान है, वो ख़राब हो सकती है. तो बेलग्रेव का आपके घर का नंबर क्या है? 149. दैट मीन शेकिंग हर हैंड, अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए, ना मानते हुए. द अनफैशनेबल साइड. ये साइड जो है उस इलाके की, ये अनफैशनेबल है, अच्छी नहीं है. आई थॉट देयर वाज समथिंग. मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई गड़बड़ थी.
However, that could easily be altered. हाँ, ये घर तब्दील किया जा सकता है. Do you mean the fashion or the site? वो कहते हैं वो फैशनेबल साइट पर घर नहीं है तो आप फैशन तब्दील कर देंगी या घर को तब्दील करना है कह रही हैं. ठीक है, दोनों चांसेस है ना. लेडी ब्रैगनर स्टर्नली, सख्ती से, बोथ इफ नेसेसरी, आप प्रिज्यूम, दोनों अगर जरूरत पड़ी, मैं अंदाजा करती हूँ. व्हाट आर यूर पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, ख्यालात हैं. वेल आई एम अफ्रेड आई रियली हैव नन, मेरा सियासत पर कोई भी व्यू नहीं है. आई एम अ लिबरल यूनियनिस्ट, मैं लिबरल यूनियनिस्ट हूँ, आज़ाद ख्याल इत्तेहाद के साथ रहने वाला शख्स हूँ. यानी कि लिबरल यूनियनिस्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा शख्स जो आज़ाद ख्याली रखता हो और चाहता हो सारे लोग मुत्तहद होकर रहें, सारे इंसान. ओके, लेडी ब्रैकनर, मेरा बेनोई जो है वो उस दिन बैठा हुआ था, तो मेरा बेनोई और जो बड़ी आपी हैं वो सारी फैमिली में क्रिटिसिज्म का शिकार रहती हैं, सारे उनको पर क्रिटिसाइज करते हैं. वो बेचारे हैं थोड़े से, यानी कि वो भोले थोड़े से हैं और ज़िद भी कर जाते हैं और अजीबोगरीब किस्म के नखरे भी करते हैं. जैसे कि शादी हो रही है तो शादी पर ना जाना, ताकि लोग बार बार मिन्नत करेंगे तो इज़्ज़त बन जाएगी. इस तरह की भोली भोली सोचें होती हैं उनकी. ठीक है, तो उनको पर क्रिटिसाइज भी ज़्यादा होता है उनके ऊपर. तो मैंने उसे कहा, तो वो बड़ी तकलीफ में रहता है अगर मेरा बहनोई कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होती है, और उनके साथ ज़्यादतियाँ होती भी हैं उनकी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से छोटी छोटी. मैं कहता हूँ फैमिली को कि आप इग्नोर किया करें यार, आप उसका मजाक ही उड़ाना लग जाते हैं बच्चों का और उनका. तो मैं सब सेपरेट हुआ तो वो बड़ा डिसहार्ट था, मैं उसे थोड़ा सा तसल्ली दे रहा था. मैंने कहा लाला बाकर, हमारे ख़ानदान में अब पार्टियाँ बनी हुई हैं. तो मुझे फ़ौरन कहता है कि यार हम तो हमदर्द पार्टी है फिर भी तो मैंने फिर सबको बुला लिया. मैंने कहा इधर आओ, तुम्हारी जो पार्टियां बनी हुई ना, तो लाले बाकर की पार्टी का नाम है हमदर्द पार्टी अब उनकी पार्टी का हमने नाम रखा हुआ है हमदर्द पार्टी. ओके, वैसे एक बात ये भी, जिसके साथ ज्यादती खानदान में किसी और के साथ होती है तो वो वाकई नहीं के साथ जाकर बैठता है और दुख बांटता है तो इसीलिए इनकी हमदर्द पार्टी है. तो ये लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी का हामी है. ओ दे काउंट एज टोरीज, ये टोरीज जैसे हैं. टोरीज भी पार्टी का नाम है. दे डाइन विद अस, टोरीज लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, और कम इन द इवनिंग, या शाम को आते हैं. एट एनी रेट, किसी तरह से भी. नाउ टू माइनर मैटर्स, अब ये छोटे छोटे मामलात को देखते हैं. और योर पेरेंट्स लिविंग, यानी कि वो कहते हैं कि ये टोरीज लोग और ये छोटे छोटे ख्यालात के मालिक हैं, आप जिनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं रही टोरीज की या लिबरल यूनियनिस्ट की. यानी कि तुम्हारे ख्यालात बड़े पुराने और छोटे छोटे हैं. कहने का मतलब ये तुम्हारी पार्टी कोई स्ट्रांग पार्टी नहीं है. ये कह रही है दूसरी बात है कि मैं लिबरल हूं, तो ये कह रही है तुम टोरीज की तरह हो. हाँ, बस टोरीज की तरह. और दोनों टोरीज भी कोई मजबूत पार्टी नहीं है. अब वो पूछ रही है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, जिंदा हैं कि नहीं. आई हैव लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स, मैंने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए हैं, यानी कि बाप भी और माँ भी. लेडी ब्रैगनर, टू लूज वन पेरेंट मिस्टर वर्दिंग मे बी रिगार्डेड एज अ मिसफॉर्चून. माँ या बाप में से किसी एक का खो जाना ये एक किस्म की बदकिस्मती है. टू लूज बोथ लुक्स लाइक केयरलेसनेस, दोनों को खोना ये लापरवाही है. अब ये पैराडॉक्स है भाई, पेरेंट्स तो मरने होते हैं, पेरेंट्स तो मरने होते हैं, तो कोई भी मिसफॉर्चून या लापरवाही की वजह से उनको नहीं मारता या नहीं मरते वो, तो उनकी तो टाइम मुकर्रर है, उन्होंने मर जाना है. तो ये क्यों कह रही है कि अगर एक मर जाए तो ये बदकिस्मती है, दो मर जाए तो समझो कि आप लापरवाह हैं. और ये बात ठीक भी है. जब आपके वालिद और वालदा दोनों मर जाए, समझो फिर आपके दुख से मरे हैं, आप फिर लापरवाह थे. मैं अक्सर कहता हूँ
जब वालिदैन 50 साल की उम्र में जाते हैं तो आपको उन्हें जीने का बार बार एहसास दिलाना पड़ता है, आपको रोज़ाना उनको इनकरेज करना पड़ता है कि आपके बगैर ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। उन्हें यकीन दिलाना पड़ता है कि आप हैं तो ये घर, ये गली, ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये कारोबार, ये माशरा चल रहा है। अगर ये यकीन नहीं दिलाएंगे तो फ़ौरन वो मर जाएंगे। आप तो कहते हो नहीं, मर ही जाएं, नहीं? अच्छा, अब तो बच्चे माशाल्लाह इतने तेज़ हो गए हैं कि उनको पेरेंट्स की ज़रूरत भी नहीं रहती एक एज में जाने के बाद, ख़ासतौर पर जब आप कमाने लगते हैं। जी, कहाँ से शुरू करें? Who was your father? तुम्हारा वालिद कौन था? He was evidently a man of some wealth. यकीनन वो कोई अमीर आदमी होगा। Was he born in what the radical papers call? क्या वो पैदा हुआ था जिस तरह के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कहते हैं, the purple of commerce, purple prosperous, खुशहाल के कारोबार के खुशहाल लोग। क्या तुम्हारा वालिद मशहूर तरीन कोई कारोबारी आदमी था, अमीर तरीन कारोबारी था? Did he rise from the ranks of aristocracy? या वो एक अरिस्टोक्रेट था और वहाँ से फिर वो बिजनेसमैन बना है। अरिस्टोक्रेट भी बहुत पैसा जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कोई कर्नल है, जनरल है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है, या पुलिस में कोई डीएसपी है, जो भी अरिस्टोक्रेटिक है वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है, फिर वो बिजनेस करते हैं। तो पूछ रहा है कहाँ से आए हैं? मुश्किल है, मुश्किल है बात समझना। ओके, जैक, आई एम अफ्रेड आई रियली डोंट नो, मुझे खौफ है कि मैं नहीं जानता। द फैक्ट इज लेडी ब्रैकनेल, आई सेड आई हैड लॉस्ट माई पेरेंट्स, मैंने आपसे कहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। अब ये कहना चाहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को, मुझे वो वाकई गुम हो गए हैं, और वो समझती है कि शायद ये कह रहा है कि इसके पेरेंट्स मर गए हैं। लॉस्ट का मतलब, इट वुड बी नियरर द ट्रूथ टू से दैट माई पेरेंट्स सीम टू हैव लॉस्ट मी, या ये एक तकरीबन सच है, नियर टू ट्रूथ, ये तकरीबन सच है कि मेरे पेरेंट्स लगता है उन्होंने मुझे खो दिया, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स से गुम हो गया। आई डोंट एक्चुअली नो हु आई एम बाय बर्थ, मैं नहीं जानता कि मैं पैदाइशी तौर पर कौन हूँ, विलियम हूँ, जॉर्ज हूँ, क्या भला हूँ, क्या अजाब हूँ। वेल आई वॉज फाउंड, मैं तो पाया गया था, मुझे तो तलाशा गया था। फाउंड द लेट मिस्टर थॉमस कार्डो, एन ओल्ड जेंटलमैन, वो मरा हुआ थॉमस कार्डो, वो एक अच्छा बूढ़ा आदमी, ऑफ अ वेरी चैरिटेबल, खैराती आदमी, खैरात करने वाला, एंड काइंडली डिस्पोजिशन, और मेहरबान नेचर का, तबीयत का आदमी। फाउंड मी, उसने मुझे पाया था, एंड गेव मी द नेम ऑफ वर्दिंग, और उसने मुझे वर्दिंग का नाम दिया था, बिकॉज, क्योंकि ही हैपन टू हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर वर्दिंग इन हिज पॉकेट एट द टाइम, क्योंकि जिस वक्त उसने मुझे पाया था उस वक्त मिस्टर कार्डियो की जेब में वर्दिंग शहर को जाने वाली ट्रेन का टिकट था। तो उसने जेब में हाथ डाला तो टिकट निकला वर्दिंग का, उसने कहा इसका नाम भी वर्दिंग है। वर्दिंग इज अ प्लेस इन ससेक्स, वर्दिंग ससेक्स स्टेट के अंदर एक इलाके में एक शहर है, एक जगह है। इट इज सी साइड रिजॉर्ट। राना रिजॉर्ट सुना है ना? हैं लोग तो वहां पर हो भी आए हैं, आप मुंह बंद करके बैठे हैं। तो अच्छा, आप भी गई हैं? इकट्ठे थे हमारे आप? नहीं, मैं पहले गई थी। तो राना रिजॉर्ट कहता हूँ तो सी साइड रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब था एरिया, ये प्लेस, ये समुद्री इलाका है। लेडी ब्रैकनल, where did the charitable gentleman who had a first class ticket for the seaside resort find you? इस खैराती अच्छे आदमी ने, जिसकी जेब में वो फर्स्ट क्लास टिकट भी था, उसने सी साइड रिजॉर्ट का, उसे तुम्हें फाइंड यू कहाँ पाया?
उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें कहाँ पाया था, ये पूछा। इन हैंड बैग, उसने मुझे हैंड बैग में पाया था, हाथ में रखने वाले एक बैग में। हैंड बैग। जैक वेरी सीरियसली, बहुत संजीदगी से, यस लेडी ब्रैकनल, आई वॉज इन अ हैंड बैग, आ समवट लार्ज, एक जरा बड़ा ब्लैक लेदर हैंड बैग, जरा लेदर का बना हुआ काले रंग का बड़ा हैंड बैग, विद हैंडल्स टू इट, जिसके ऊपर 2 हैंडल भी थे। एन ऑर्डिनरी हैंड बैग इन फैक्ट, दर हकीकत वो एक आम किस्म का हैंड बैग था। अब ये बड़ी संजीदगी से उसने बताया है कि मैं हैंड बैग में था और हैंड बैग लेदर का था और हैंड बैग के ऊपर 2 कड़े भी लगे हुए थे, हैंडल भी लगे हुए थे। ठीक है, तो मामूली हैंड बैग नहीं, ब्लैक कलर का लेदर का है। लेडी ब्रैकनल, इन व्हाट लोकेलिटी डिड दिस मिस्टर जेम्स थॉमस कार्डो कम अक्रॉस हिज ऑर्डिनरी हैंड बैग? और किस इलाके में ये, क्या नाम था उसका, मिस्टर जेम्स या क्या थॉमस ओ कार्डो, उसने वो ये आम किस्म का हैंडबैग कहाँ पाया था? ठीक है, अब उसको नाम नहीं आ रहा था, उसने जेम्स का और मिक्स करके कहा। ओके जी, जगह बताओ कहाँ मिले थे तुम? वो उसे बताता मैं हैंडबैग के अंदर मिला था। इन द क्लॉक रूम, क्लॉक वो बड़ा सारा चोगा होता है, खलाक का मतलब कपड़े, खलाक का मतलब सामान, खलाक का मतलब लिबास और बैग्स वगैरह, लगेज वगैरह। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खलाक रूम होता है जहाँ लोग अपने कपड़े, बैग, सामान रख देते हैं या चेंज करने जाते हैं, जहाँ पर स्टोर जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो खलाक रूम में मैं पाया गया था एट विक्टोरिया स्टेशन। विक्टोरिया स्टेशन पर इट वॉज गिवन टू हिम इन मिस्टेक फॉर हिज वुड। ये बैग हिम कार्डो को बाय मिस्टेक हैंड ओवर किया गया था। लेडी ब्रैकनल, द क्लॉक रूम एट विक्टोरिया स्टेशन, विक्टोरिया स्टेशन का क्लॉक रूम, यस द ब्राइटन लाइन, ये ब्राइटन लाइन पर था। ये बड़े फख्र के साथ बता रहा है ब्राइटन लाइन पर था। ठीक है, जैसे कोई कहे कि जी मैं पाया गया था लिबर्टी चौक के ऊपर बैग के अंदर। ठीक है, तो वो गए ब्राइटन लाइन पर। लेडी ब्रैकनल, द लाइन इज इमैटेरियल, लाइन की कोई अहमियत नहीं है। मिस्टर वर्थिंग, आई कन्फेस आई फील समवट bewildered by what you have just told me। मैं महसूस करती हूँ कि मैं तो चकरा गई हूँ, bewildered हो गई हूँ ये तुम्हारी बातें सुनकर जो तुमने मुझे बताई। टू बी बॉर्न, पैदा हुए, और एट एनी रेट ब्रेड, या किसी तरह से पाले गए, इन हैंड बैग के अंदर, वेदर इट हैड हैंडल्स और नॉट, चाहे इस हैंड बैग के हैंडल्स थे या नहीं थे, सीम्स टू मी टू डिस्प्ले अ कंटेम्प्ट, मुझे तो ये कोई बेइज्जती लग रही है फॉर द ऑर्डिनरी डिसेंसीज, छोटी मोटी ग्रेस की। अगर फैमिली की छोटी मोटी ग्रेस होती है तो उसकी ये बहुत बड़ी बेइज्जती लग रही है कि बच्चा हैंड बैग के अंदर रखकर पैदा किया जाए या उसको वहां पर पाला जाए। लेडी ब्रैकनल परेशान हो गई है, उसको समझ नहीं आ रही कि बच्चा हैंड बैग के अंदर कैसे पैदा हो सकता है और यह वहां पर कैसे पल बढ़ सकता है। वो जरा बड़ी परेशान हो गई इस बात को लेकर। और डिसेंसीज ऑफ फैमिली लाइफ, ये फैमिली लाइफ के डिसेंसीज, वकार की कंटेम्प्ट, बहुत बुरी बेइज्जती है। दैट रिमाइंड्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सेसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो एक आदमी को याद दिला देती है कि जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हर काम की एक्सेस हो गई थी। फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी, सुनिए, फ्रांस में एक इनकलाब आ गया था। वहाँ के फ्यूडल्स जो थे वो बाकी तमाम लोगों को एहतसाल करते थे, उनकी वायोलेशन करते थे राइट्स की। बिल्कुल उन्होंने बाकी अवाम को भूखा नंगा रखा हुआ था। फिर वो लोग आपस में, गरीब लोग मिल गए थे और एकदम उन्होंने जेल को भी तोड़ डाला और फिर उन्होंने सारे बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनको पकड़ लिया
और तमाम अमीर लोगों को मार दिया और उनके बच्चों को भी ज़िबा कर दिया। तो हम कहते हैं ये जुल्म को मिटाने के लिए शदीद जुल्म किया गया कि मासूम बच्चों को भी मार दिया गया। तो इस तरह हम कहते हैं एक्सेसिव या एक्सेसिव हो गया है। तो कहते हैं कि किसी बच्चे को बैग में रख कर पालना ये एक फैमिली की बेइज्जती होती है, और ये बिल्कुल ऐसी बेइज्जती है जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पर हर चीज़ की ज्यादती हो गई थी। And I presume you know that unfortunate moment led to, और मैं अंदाज़ा करती हूँ तुम जानते हो कि ये बदकिस्मत जो मूवमेंट थी, इनकलाब था, लेड टू, ये जारी रहा था या इनकलाब आया था। एज फॉर द particular locality in which the handbag was found, जहाँ तक उस खास लोकेलिटी का ताल्लुक है जहाँ पर हैंड बैग मिला था, अ क्लॉक रूम एट रेलवे स्टेशन, एक स्टोर रूम में रेलवे स्टेशन पर, माइट सर्व टू कंसील, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लॉक रूम सर्व किया जाता था, ये क्लॉक रूम इस्तेमाल किया जाता था टू कंसील अ सोशल इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन का मतलब ये है कोई सीक्रेट एक्ट, यानी कि सेक्स, छुपा हुआ माशरती सेक्स, यानी कि मुझे लगता है ये क्लॉक रूम छुपे हुए सेक्स, सीक्रेट सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वहीं पर तुम पैदा हो गए थे। अब वो उस बात को यूं ले गई है। हैज़ प्रोबेबली इंडीड, शायद हकीकत में, बीन यूज्ड फॉर द पर्पस बिफोर नाउ, शायद अब से पहले इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता हो, लोग वहाँ पर छुप छुप के सेक्स करते हो, बट इट कुड हार्डली बी रिगार्डेड एज अ अश्योर्ड बेसिस फॉर द रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन इन गुड सोसाइटी। लेकिन इस तरह से पैदा हुए होने वाले बच्चे के लिए मेरे ख्याल में सोसाइटी में कोई वाज़े पोजीशन नहीं है कि तुम पैदा हुए हो क्लॉक रूम में बैग के अंदर, इसका मतलब वहाँ पर दो लोगों ने मिलकर सेक्स किया और तुम पैदा हुए, और अभी तक सोसाइटी ने किसी ऐसे शख्स की इज्जत और तकरीम के कोई असूल मुतारफ नहीं कराए कि जो शख्स क्लॉक रूम में पैदा हो बैग के अंदर इस तरह छुप छुप के सेक्स करने के नतीजे में, तो उसकी माशरे में बहुत आला कोई अहमियत होगी। यानी कि आला अहमियत हो भी सकती है, क्यों? डिस्टिंग्विश्ड है ना कि तमाम लोग हॉस्पिटल में या घर में या बिस्तर पर पैदा होते हैं, तो ये सीक्रेट सेक्स के करके वो बंदा पैदा हो गया एक क्लॉक रूम में, वो तो पूरे 50 लाख की आबादी में कोई एक ही होगा ना ऐसा, तो उसकी तो ज़्यादा इज्जत और तकरीम होनी चाहिए, क्योंकि जो इस माशरे में डिफरेंट पोजीशन पर होता है, डिफरेंट क्वालिटी रखता है, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उसका, उसकी ज़्यादा इज्जत और तकरीम होती है। मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे। अब ऐसा होता है ना, आपने एक फिल्म देखी थी, नाजायज फिल्म आई थी, नहीं देखी? नसीरुद्दीन शाह और अजय देवगन की है। एक फिल्म आई थी पा, ठीक है, वो भी इलीगल बच्चा होता है, उसकी डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी दिखाई गई है। तो आपको क्या कंपटीशन चल पड़ा है कि जो शख्स डिफरेंट बैकग्राउंड रखता है या दूसरों से मुख्तलिफ कोई है तो उसकी बड़ी इज्जत है। लेडी ब्रैगनर कहती है क्लॉक रूम में पैदा होने वाले बच्चे की कोई अलग से कोई शनाख्त हो या उसकी इज्जत हो या उसकी तकरीम हो या उसका कोई बड़ा स्टेटस हो, ऐसा अभी तक मेरे ख्याल में नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि ऐसा हो भी सकता है। नाजायज जो बच्चा होता था उसको हम बेइज्जती से देखते थे कि ये बहुत बुरा है, ये बच्चा नाजायज है, गलत है। तो वो डॉक्टर कौन सा है, मौलवी गोटी किनारी, जो गोटियां किनारियां लगा के आता है, क्या नाम है उसका, जियो पर आता है, आमिर लियाकत, मौलवी गोटी किनारी, ठीक है। वो क्या कहते हैं,
उसने एक दिन बड़े संजीदा अंदाज में कहा, ठीक है, उसने कहा कि बच्चा नाजायज नहीं होते, वालिदैन नाजायज होते हैं। बच्चा तो नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, खुदा के हुक्म से हुआ है। अमल जो किया गया है वो खुदा के हुक्म के बगैर किया गया है, तो बच्चा नाजायज नहीं है, वालिदैन नाजायज है, वालिदैन का अमल नाजायज है, तो बच्चे को सही ट्रीट करो। और वैसे भी नाजायज बच्चा आ जाए और गली में कोई फेंक जाए, आप सबसे ज़्यादा हमदर्दी उसी की करेंगे और सबसे ज़्यादा केयर भी उसी की करेंगे, एक दूसरे बच्चे की निस्बत में। तो डिस्टिंग्विश्ड उसकी होगी ना पर्सनैलिटी। ओ यार नु कुछ ना कहो यार ये, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर एक इसी आपके रीजन में एक ऐसी औरत भी है जो सारी सोसाइटी को पता है वो अपने बाप और बेटी के मिलन से पैदा हुई है। क्लियर है? पूरे इलाके को पता भी है, उनकी फैमिली को पता है, मुझे खुद बताया गया है। बाप और बेटी के मिलाप से एक औरत पैदा हुई तो वो अभी सर्वाइव करती रहती है, भोली भाली है वो। उसको लोग ये नहीं कहते कि भाई तुम अब उसको मार दें क्या, वो तो एग्जिस्ट कर चुकी है, सर्वाइव कर चुकी है। और क्योंकि ये चीज़ें आंख से ओझल रहती हैं और ओझल ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर ऑफ सोसाइटी हैं, आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। ओके? और अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि ये बात कोई अनोखी है या डिफरेंट है, तो आप यूट्यूब पर जाइए, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। ओके? अगर आप इस बात पर नहीं वो यकीन रखते। अगर माँ बेटे को सेक्स की प्रैक्टिस दे सकती है और बाप बेटी को दे सकता है फर्स्ट सेक्स की प्रैक्टिस, तो फिर ये होना भी कोई अचंभा नहीं है सोसाइटी में। लेकिन ये बुरा है, गलत है। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एंजॉय करने के लिए नहीं, बिकॉज वी आर डॉक्टर ऑफ सोसाइटी। हमारे होली प्रॉफिट ने कहा है, अपने एक साहबी को कहा है कि आपके घर में बेटियां हैं, आप घर में ना बैठा करें। उन्होंने कहा जी मेरी बेटियां हैं। उन्होंने कहा शैतान किसी पर गालिब हो सकता है। जब आपके होली प्रॉफिट कह सकते हैं, सबसे बड़े स्कॉलर कह सकते हैं किसी को कि आप अपनी बेटियों के करीब मत बैठें, घर से बाहर रहा करें, तो हम इस मामले को एज अ डॉक्टर ऑफ सोसाइटी डिस्कस कर सकते हैं। ओके? तो इसलिए मैंने आपसे आपको बताया है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? May I ask you then what you would advise me to do? तो फिर आप मुझे क्या नसीहत करेंगी? I need hardly say I would do anything in the world to ensure Gwendolyn's happiness. और मैं need hardly say, मैं मुश्किल से मुझे ये कहना पड़ रहा है, कहने की ज़रूरत पड़ी कि मैं हर वो काम करूँगा इस दुनिया में जो ग्वेंडोलिन की खुशियों को इंश्योर करे। मैं ग्वेंडोलिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। लेडी बैगन, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू, मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ मिस्टर वर्थिंग, टू ट्राई एंड एक्वायर सम रिलेशंस एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको एडवाइस करती हूँ जल्द अज जल्द कोई ना कोई रिश्ता बना लो, जितना जल्दी हो, and to make a definite effort to produce at any rate one parent, और पूरी कोशिश करो पैदा करने के लिए कम से कम एक पेरेंट, कम से कम माँ पैदा कर लो या बाप पैदा कर लो, किसी ना किसी को पैदा कर लो। यानी कोई बाप बनाओ माँ बनाओ, कहीं ना कहीं से तराश के ले आओ किसी ना किसी माँ को बाप को, ऑफ आइदर सेक्स। एक पेरेंट तलाश करके ले आओ, चाहे किसी सेक्स का हो, मेल सेक्स का हो या फीमेल का हो, मेल हो या फीमेल हो, एक पेरेंट लाजमी तलाश करके ले हो। अब परेशान हो रहे हैं, जिस तरह ये नामुमकिन बात है तो जैक के लिए भी नामुमकिन है और लेडी ब्रैकनल की भी ये बेहुदा सी बात है। ठीक है, ह्यूमर है। बिफोर द सीजन इज क्वाइट ओवर, इससे पहले कि सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इनविटेशन किसी को दे ना सकें, महफिल कोई जम ना सके, बस तुम जल्दी सीजन ख़त्म होने से पहले कोई माँ या बाप तलाश करके ले आओ। Jack, well, I don't see how I could possibly manage to do that. मैं किस तरह मैनेज करूँ इस चीज़ को, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है। I can produce the handbag at any moment. मैं किसी लम्हे भी वो हैंड बैग दिखा सकता हूँ। It is my dressing room at home. मेरे घर में ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ है। I really think that should satisfy you, Lady Bracknell. मेरे ख्याल में ये बैग ही तुम्हें सेटिस्फाई कर देगा, लेडी ब्रैकनल। मेरे पास वो बैग है। लेडी ब्रैकनल, me
मुझे सेटिस्फाई करेगा? सर, व्हाट हैज इट टू डू विद मी? मैं उसका क्या करूंगी, मेरे साथ वो बैग क्या करेगा? यू कैन हार्डली इमेजिन दैट आई एंड लॉर्ड ब्रैकनल वुड ड्रीम ऑफ अलोंग आवर ओन डॉटर, ओनली डॉटर, कि मुश्किल से मैं और मेरे हस्बैंड हम अलाउ करेंगे अपनी डॉटर को, किस चीज के लिए? शादी के लिए। अ गर्ल ब्रॉट अप विद द आउटमोस्ट केयर, वो लड़की जो बहुत ही केयर के साथ पाली गई, उसको हम तुम्हारे हैंड ओवर करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं। टू मैरी इनटू अ खलाक रूम, कि वो जाके शादी कर ले खलाक रूम के अंदर। अब ठीक है। एंड फॉर एन अलायंस विद द पार्सल, और हम लोग ताल्लुक जोड़ लें पार्सल और बैग्स के साथ। तुम्हारी फैमिली तो पार्सल और बैग की है, तो हम तुम्हारी अपनी बेटी की शादी तुमसे करके पार्सल और बैग के साथ रिश्तेदारी जोड़ लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्दिंग, मिस्टर वर्दिंग गुड मॉर्निंग, यानी कि बाय बाय, चले जाओ। अब एंड पर कह रही है, लेडी ब्रैकनल स्वीप्स आउट इन मैजेस्टिक इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का लफ्ज पढ़ा है पहले? बेवकारी, बेवकारन, भद्दे से अंदाज में शान और शौकत दिखाते हुए वो चली जाती है। जी डिग्निटी से निकाल। हाँ, ये डिग्रेडेशन है, ये भद्दापन, गैर शाइस्तापन, डिस्ग्रेसफुल। जय गुड मॉर्निंग। Algernon from the other room strikes up the wedding march, और दूसरे रूम से एल्जर्नन दूसरे रूम में मार्च करता है, वेडिंग मार्च करता है कि शादी का बैंड आया हुआ है जैसे। ठीक है। जैक लुक्स परफेक्टली फ्यूरियस, जैक गुस्से में नजर आता है। एंड गोज टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाता है। फॉर गॉडनेस सेक डोंट प्ले दैट घास्टली ट्यून, खुदा के लिए ये खौफनाक, ये घास्टली टेरिबल ट्यून, म्यूजिक बंद करो। एलजी, हाउ एडियोटिक यू आर, कितने बदतहजीब हो तुम। द म्यूजिक स्टॉप्स एंड एल्जर्नन एंटर्स cheerily, म्यूजिक बंद हो जाती है, एल्जर्नन खुशी खुशी अंदर दाखिल होता है। एल्जर्नन, did not it go off all right old boy, क्या हर चीज ठीक ठीक नहीं हुई बूढ़े बच्चे? You don't mean to say Gwendoline refused you, तुम्हारा कहीं ये मतलब तो नहीं कि ग्वेंडोलिन ने तुम्हें रिफ्यूज कर लिया? I know it is a way she has, हाँ मैं जानता हूँ ये उसका एक तरीका है कि वो रिफ्यूज कर देती है। She is always refusing people, वो हमेशा लोगों को रिफ्यूज करती रहती है। आई थिंक इट इज़ मोस्ट इल नेचर्ड ऑफ हर, मेरे ख्याल में ये उसकी सबसे बुरी आदत है कि लोग उसे प्रपोज करते हैं तो वो रिफ्यूज करती रहती है। ये एक गैर इखलाकी बात है। हम कहते हैं ना ऐसे कि कोई आपको बार बार कहे जनाब ये पेन ले लें, या कोई आपसे कहे जी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, या कोई आपसे कहे कि जी मैं आपसे गपशप लगाना चाहता हूँ, तो आप हर वक्त रिफ्यूज कर दें। नो नो, हम क्या कहेंगे? यार बड़ा गंदा बंदा है, कभी बात नहीं सुनता, हर वक्त अकड़ा ही रहता है। जब लेडी रिफ्यूज करती है, मर्द कहता है कि मैं आपके साथ मेट करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, आई लव यू करना चाहता हूँ, तो लड़की कहती है नो नो नो, तो ये गैर इखलाकी नहीं है? ये भी तो गैर इखलाकी है। पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं। अगर उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। ये शहर आसिब है, ये शहर है ही उल्टा ना सारा, ये दुनिया है ही ऐसी। जब आप उल्टे लटकते हैं तो हर चीज सीधी नजर आती है। ठीक, काफी खराब लोग होते हैं लिटरेचर के, इतने अच्छे नहीं होते। हम बड़े बदनाम लोग हैं, खराब लोग हैं। अच्छा जी, कहाँ पर पहुंचे हैं? Oh, Gwendoline is the right as a trivet. Gwendoline तो इस तरह से ठीक ठाक थी जैसे कि ट्रेवेट, वो एक औजार होता है जिसकी 3 लेग्स होती हैं बस।
एज फार एज शी इज कंसर्न वी आर एंगेज्ड, जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो हम तो एंगेज हो चुके हैं। हर मदर इज परफेक्टली अनबेरेबल, उसकी माँ नाकाबिल बर्दाश्त है। नेवर मेट सच अ गॉर्जन, ऐसी बला से पहले कभी पाला नहीं पड़ा। गॉर्जन ये मिथ में, ग्रीक मिथ में एक बला का नाम है। आई डोंट रियली नो व्हाट अ गॉर्जन इज लाइक। अगर आप नेट पर जाकर लिखेंगे गॉर्जन, पिक्चर ऑफ गॉर्जन, तो गूगल आपको इसकी पिक्चर दे देगा। देखिए कैसी बला है ये, और कुछ नहीं, बलाएं तो देखें। आई डोंट रियली नो व्हाट अ गॉर्जन इज लाइक। मैं वाकई नहीं जानता था कि गॉर्जन किस तरह की बला होती है। अब मैं तुम्हारी आंटी से मिला तो पता चला है कि ना गॉर्जन किस तरह की बला होती है। बट आई एम क्वाइट श्योर दैट लेडी ब्रैकनल इज वन, लेकिन मुझे श्योर है कि ये लेडी ब्रैकनल ही है गॉर्जन। एंड एनी केस शी इज अ मॉन्स्टर, किसी तरह से भी ये एक बलाई है। विदाउट बीइंग अ मिथ, बगैर किसी झूठी कहानी के। विच इज रेदर अनफेयर, बल्कि ये भी नाइंसाफी होगी, ये बला से भी बढ़ के कोई चीज है। आई बैग यूर पॉर्डन एलजी, एलजी मुझे माफ करना तुम। आई सपोज आई शुडेंट टॉक अबाउट योर ओन आंट एंड दैट वाई बिफोर यू। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हारी आंट के बारे में तुम्हारे सामने कम अज कम। अलजनन, माई डियर बॉय, आई लव हेयरिंग एनी रिलेशंस अब्यूज्ड। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो अपने रिश्तेदारों को गालियां देते हुए सुनना पसंद करता हूं, कि मेरे रिश्तेदारों को गालियां दी जाएं, मैं ये पसंद करता हूं। इट इज द ओनली थिंग, ये वह चीज है दैट मेक्स मी पुट अप, जो मुझे इस काबिल बनाती है कि मैं गुजारा कर सकूं, साथ रह सकूं विद देम, उनके एट ऑल, किसी तरह से भी। आपके रिश्तेदार कजन हैं, कजन आपसे ताल्लुक है आपका कजन का थोड़ा बहुत, लेकिन अगर तीसरे आदमी ने आपकी कजन को गाली दी है तो आप कहेंगे, डिफेंड करेंगे उसे, आप कजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बहनों को, भाइयों को जब कोई गालियां देता है तो तब भी आपके अंदर इत्तेहाद पैदा होता है। तो ये अच्छी बात है, लोग आपको गालियां दें अगर आपके रिश्तेदारों को, ठीक है। आपके रिश्तेदारों को लोग अगर बुरा भला कहें तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, आप आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं। पैराडॉक्स, रिलेशंस आर सिंपली अ टीडियस पैक ऑफ पीपल। ताल्लुकात हमेशा बोरिंग होते हैं, बोरिंग लोगों को कम्बिनेशन ताल्लुकात होते हैं, रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदारी क्या होती है? बोरिंग लोगों की कम्बिनेशन को रिश्तेदारी कहते हैं। हु हैवंट गेट द रिमोटेस्ट नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव, जिनको दूर दूर तक पता ही नहीं होता कि जिंदा रहना कैसे है। नॉट द स्मॉलेस्ट इंस्टिंक्ट अबाउट व्हेन टू डाई, ना ही इतना थोड़ा सा पता होता है कि कब उन्हें मर जाना चाहिए। रिश्तेदार एक बोरिंग लोगों का एक ग्रुप होता है। आप अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा दोस्ती क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो हमेशा बोर होते हैं, ठीक है, इसलिए उनसे दोस्ती नहीं होती। तो ये इतने बोर होते हैं, ना तो इनको जिंदा रहने की तमीज़ होती है, ना इन्हें इतना सेंस होता है कि कब इन्हें मर जाना चाहिए, अब इनका कोई ज़रूरत नहीं रही। जैक, ओ दैट इज नॉनसेंस, ये गलत बात है। इट इज नॉट, ये गलत नहीं। वेल आई वुडंट आर्ग्यू अबाउट द मैटर, मैं इस मामले को ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करूँगा। यू ऑलवेज वांट टू आर्ग्यू अबाउट थिंग्स, तुम अक्सर चीज़ों के बारे में आर्गुमेंट करना चाहते हो। अलजनन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट थिंग्स वर ओरिजिनली मेड फॉर। हाँ हाँ, यही बात है, चीज़ें इसीलिए तो बनती हैं कि चीज़ों के ऊपर फिर आर्गुमेंट किए जाएं। जैक, अपॉन माई वर्ड, खुदा की कसम, इफ आई थॉट दैट, अगर मैं ऐसा सोचूं तो आई वुड शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। पाज, वक्फा आता है। यू डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ Gondolin becoming like her mother in about 150 years, do you, LG? LG, क्या तुम सोचते हो कि Gondolin किसी तरह से भी
अपनी माँ जैसी बन सकती है कभी 150 साल में भी? कि वो कहते हैं कहीं गैंडोलिन अपनी माँ जैसी साबित ना हो जाए ना, वैसी गुस्सीली, रूड, बदतहजीब, शोखी, अरिस्टोक्रेटिक, कि कहीं ये अपनी माँ जैसी तो नहीं बन जाएगी, चाहे 150 साल क्यों ना लग जाए। अब वो कहता है उसको खतरा है कि अगर ये माँ जैसी बन जाएगी तो फिर मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ओके, एल्जर्नन, ऑल वुमेन बिकम लाइक देयर मदर्स, तमाम औरतें अपनी माँओं की तरह बन जाती हैं। दैट इज देयर ट्रेजेडी, ये उनकी ट्रेजेडी है। नो मैन डज, कोई आदमी नहीं बनता अपनी माँ जैसा। दैट्स हिज, ये उसकी ट्रेजेडी है। अब ये क्या फिलॉसफी इसके अंदर है? तमाम औरतें अपनी माँ जैसी बन जाती हैं। माएँ कैसी होती हैं? शोखी नहीं होती, चंचल नहीं होती, प्लेयर सीकर नहीं होती, इमोरल नहीं होती, और वो इम्परफेक्ट नहीं होती। हमेशा परफेक्ट शो करती है कि दे आर परफेक्ट, तो वो बोरिंग होती है। लड़की क्यों अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, मजे की होती है? क्योंकि वो कोठे टपड़ी होती है, चंचल होती है, शौक होती है, इमोरल होती है, उसके अंदर सारी जिंदगी होती है, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन ये उनकी ट्रेजेडी है कि जो ही उनकी शादी होती है वो मऊ जैसी बन जाती है। ना बेटा ऐसे नहीं करना, बुरी बात, ऐसी बात, वैसी बात, उसको देखो उसने गलत किया, मैंने ठीक किया। ऐसी भी लड़कियां होती हैं, गलत करती हैं, नहीं करना नहीं करना। तो ये क्या ट्रेजेडी है उनकी कि वो अपनी सारी एक्साइटमेंट खत्म करके एक बोरिंग लेडी बन जाती है। ठीक है। और मर्द की क्या ट्रेजेडी है कि वो माँ जैसी नहीं बन सकता, ये भी उसकी एक ट्रेजेडी है। पता नहीं ये इसने क्यों कहा है, ये आप एक्सप्लोर करें नौजवान। इज दैट क्लेवर, क्या ये जहानत है? इट इज परफेक्टली फ्रेज्ड, ये बिल्कुल ठीक बात मैंने कही है। एंड क्वाइट एज ट्रू एज एनी ऑब्जर्वेशन इन सिविलाइज्ड लाइफ शुड बी, एक सिविलाइज्ड लाइफ में कोई भी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो हो सकती है उसके मुताबिक मेरा पिछला डायलॉग बिल्कुल ठीक है। आई एम सिक टू डेथ ऑफ क्लेवरनेस, मैं जहानत से बोर हो चुका हूं, मरने वाला हो गया हूं। जहां जाता हूं जहानत जहानत जहानत, अकली बातें। वो कहते हैं मैं इस अकलियत से मरने वाला हो गया हूं। एवरीबॉडी इज क्लेवर नाउडेज, हर बंदा ज़हीन है अब। यू कांट गो एनीवेयर विदाउट मीटिंग क्लेवर पीपल, आप तो कहीं जा नहीं सकते क्लेवर पीपल से मिले बगैर। आप बस में बैठ जाए, क्लेवर बंदे मिल जाते हैं, जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप घर पर हैं, अम्मी जी कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप स्कूल में जाए, टीचर कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। हर जगह क्लेवर क्लेवर क्लेवर, ज़हीन लोग हो गए, बंदा जाए तो कहाँ जाए। द थिंग हैज बिकम एज एब्सोल्यूट पब्लिक न्यूजेंस, ऐसा लगता है जैसे लोगों को ये एक फोबिया हो गया हो, बीमारी लाहक हो गई, ये वबा हो फैल गई हो जहानत की। आई विश टू गुडनेस वी हैड अ फ्यू फूल्स लेफ्ट, मैं कहता हूँ खुदाया चंद एक बेवकूफ़ तो रहने दे माशरे में जीने के लिए। अब ये भी एक मसला है, हर बंदा ही ज़हीन बना हुआ है तो कोई फूल भी होना चाहिए। अच्छा वैसे सच्ची बात है कि आपको अगर कोई एक भोली लड़की मिल जाए, बेवकूफ़ किस्म की लड़की मिल जाए, या नीम पागल लड़की मिल जाए, मेरे ख्याल में आप उसके साथ कम से कम आधा घंटा घंटा बिताना चाहेंगे। मुझे तो कोई पागल या बेवकूफ़ मिल जाता है तो मैं उसके साथ घंटों गुजारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो उसकी वो फजूल और छोटी मोटी बातों को एंजॉय करते हैं। ठीक है। एक हमने टीचर भी रखा था, नाम उसका मुझे भूल गया हूँ, तो उसने लेयर पोइम पढ़ाई थी। ठीक है, तुम्हें याद है? मुझे याद आ गया? क्या नाम था उसका? वो आपने पढ़ता था, आपने बताया था, आपने देखा नहीं, आपने कहा कि उसको थोड़ा सा मेंटल था, घर से आता था पढ़ने के लिए। मैंने उसको कहा पढ़ाओ, तो ये बात मुझे आपने बताई थी। मुझे वो थोड़ी भूल गई है। उसमें कहता है कि मैं लेयर पोइम पढ़ा रहा था, बच्चों को बिठा दिया और सारे बच्चे भी बड़े बड़े थे ना, ठीक है, लंबे लंबे कदों वाले, और सारे के सारे
सीनियर थे, एमए के थे, तो उसने पढ़ाई लेयर। फिर उसने कहा कि लेयर पोएम में शायर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फुर्सत में रहना चाहिए, तो दरख्त होने चाहिए और दरख्त पर कीड़े मकोड़े होने चाहिए। मुझे एक लफ्ज़ याद है, कीड़े मकोड़े। ये कीड़े मकोड़े हमें समझ नहीं गए, कीड़े मकोड़े। उसने फिर एक्सप्लेन किया कीड़े मकोड़े क्यों होने चाहिए। तो ये लेयर पोएम हमने पढ़ी थी, लेकिन हम उसकी कंपनी को मैं डेली इंजॉय कर रहा था और डेली मुझे मिलता था, सर मैं कहता कि ये बताओ तुमने कभी सिगरेट पी है? हाँ सर मैं पहले पीता था, अब छोड़ दिया। अच्छा मैंने कब पीता था? वो एक बार अम्मी और अब्बू और बहन भाई वो सारे चले गए, तो मैंने कहा चलो सिगरेट पीते हैं। मैं सिगरेट ले आया, मैंने सिगरेट पी, फिर मैंने कहा चलो सिगरेट छोड़ देते हैं, फिर मैंने सिगरेट छोड़ दी। ठीक है, एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। अच्छा फिर सर मुझे डर लग रहा था। अच्छा फिर मैं ऊपर ठहरा रहा छत पर, मुझे डर लग रहा था। फिर मैं दीवार के साथ ठहरा रहा, सीढ़ियों के साथ, मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो नहीं डरते, एक दिन की तो बात है। मुझे पहले उसकी पर्सनैलिटी का पता नहीं था, वो मुझसे पढ़ने के लिए आया था। मैं उसे रोज़ाना, मैं बहुत सख्त टीचर था, आपको पता नहीं है, आपने नहीं देखी हो सकती, बहुत सख्त टीचर था ना, जाबिर के साथ। तो डेली मैं जिसको नहीं ले सकता था उसको पूरा पीरियड ठहराए रखता था, बैठने नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं जाता था, लड़की या लड़का। तो अगर वो 3 दिन 4 दिन बिल्कुल ना करे तो फिर उसे चेयर पर खड़ा करता था। फिर हफ्ता, फिर काम अगर नहीं हो रहा होता तो फिर थप्पड़ भी मार देता था। ठीक है, कल ये यूईटी का प्रोफेसर आया हुआ था मेरे पास, मेरा स्टूडेंट था बीए का, वो प्रोफेसर वहाँ लगा हुआ है ना, विजिटिंग प्रोफेसर। तो मुझे कल मैं बता रहा था मुन्ना को, मैंने कहा यार देखो इनकी कद्दे देखो, दोनों लड़के आए हुए थे, एक यूईटी के अंदर था, एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग लेक्चरर है। मैंने कहा देखो मेरे पास आए हुए मुझे सारी बातें बता रहे हैं खुश होके। मैंने कहा ये 6 लड़के थे और 6 के 6 ही कद्दावर थे, मुझसे हाथ बड़े थे। और मुझे गुस्सा आया एक दिन, मैंने इन सबको ठहरा कर जोर से मुंह पर, गाल पर थप्पड़ मारे ना सबको जोर से, और बारी बारी सुकून से मारे, ये नहीं कि जल्दी में मारे। ऐ जाके शटा, दूसरे गाल पर शटा, और सारे सर नीचे करके ठहरे हुए थे हैं। और इन्होंने फिर मुझे जब मार खा ली, मुझे कहा कि सर आइंदा हम छुट्टी नहीं करेंगे। सब ने कहा सर हम आइंदा छुट्टी नहीं करेंगे। मैं कह रहा था कि दैट वाज द आइडियल क्लास, अब इस तरह की क्लास इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, तो ये लड़का जब आया तो मैंने इसे कहा कि काम याद करो, काम याद करो, काम नहीं किया। एक दिन मैंने इसे खड़ा कर दिया, मैं गुस्से हो गया सख्त। मैंने कहा तुम कब करोगे काम तैयार, कब करोगे? मैंने कहा रोज तुम यही बहाना कर, कब करोगे तुम तैयार? मुझे ऐसे देख कर कहते हैं कभी तो करूंगा। कमाल हो गया यार, मुझे हंसी आ गई उस वक्त। यार कहता है कभी तो करूंगा। पहले मुझे गुस्सा है, मैं कही देखो कहता है कभी तो करूंगा, फिर मैंने कहा कभी तो करूंगा, फिर मुझे हंसी आ गई, देखो यार क्या जवाब है, कभी तो करूंगा। आप फूल की कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि एवरीवेयर देयर इज विजडम, हर तरफ से विजडम ही विजडम नजर आ रही है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी बोर कर देती है, तो क्लेवरनेस के दरमियान में फुलिशनेस भी होनी चाहिए। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे हैं, कोई डायलॉग बताएं। एल्जर्नन वी है नहीं यार, अच्छा ठीक है, एल्जर्नन वी हैव, हमारे पास चंद एक बेवकूफ़ भी हैं। आई शुड एक्सट्रीमली लाइक टू मीट दैम, हम यकीनन उनसे मिलना चाहेंगे। What do they talk about, वो आखिर किस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेवकूफ़, उनसे तो पूछें। The fools, oh about the clever people of course, जो बेवकूफ़ हैं वो ज़हीन लोगों के बारे में बातें करते हैं यकीनन, कि ये बेवकूफ़ लोगों के पास जाके बैठेंगे, वो कहेंगे देखो ये कितना ज़हीन है, ये हर वक्त अपनी ज़िंदगी को खपाए रखता है, मुश्किल में रखता है। तो वो कहने का मतलब है बेवकूफ़ लोग किन के बारे में बातें करते हैं, क्लेवर लोग। और क्लेवर लोग किन के बारे में बातें करते हैं, तो
थोड़े से बेवकूफ बच गए वो अहम है। वैसे इंसान को अपनी जिंदगी का एहसास, मैं अक्सर कहता हूँ, बिस्तर मर्ग पर लगता है। इसलिए जिंदगी को साथ साथ एंजॉय करना चाहिए। अगर जिंदगी को साथ साथ एंजॉय नहीं करेंगे, बिस्तर मर्ग पर जाएंगे, आप कहेंगे वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं किया। ठीक है, वट फूल्स, क्या फूल्स, क्या करते हैं बेवकूफ। By the way, did you tell Gwendolyn the truth about your being a nest in town and Jack in the country? वैसे क्या तुमने गैंडोलिन को बताया है कि तुम्हारा नाम टाउन में अर्नेस्ट है और कंट्री साइड में जैक। इन अ वेरी पैट्रोनाइजिंग मैनर, बड़े हुक्मिया अंदाज में, कमांडिंग मूड में कहता है, माय डियर फेलो, द ट्रूथ इजंट क्वाइट द सॉर्ट ऑफ थिंग, सच कोई ऐसी चीज नहीं है, वन टेल्स टू अ नाइस स्वीट रिफाइंड लेडी, जो किसी स्वीट नाइस रिफाइंड लेडी को बताया जाए। अच्छी समझदार लड़की को सच नहीं बताना चाहिए। एक प्यारी खूबसूरत अच्छी लड़की को सच नहीं बताना चाहिए। सच बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बताएंगे तो वो बेचारी उदास हो जाएगी। क्यों? सच तो तल्ख होता है। एक लड़की खूबसूरत, आंखों में उसने काजल डाला हुआ है, उसने बिंदिया लगाई हुई है, उसे पाउडर लगाया हुआ है, अच्छे कॉलर वाले खूबसूरत सूट पहना हुआ है, आप उसे कहें कि आपके पेट में जो आते हैं उसमें बदबू है, तो ये कोई अच्छी बात होगी? है तो सच, सच है तो सच ना। या उससे आप कहें कि आखिर आपने मर जाना है तो सच, तो वो बात है पैराडॉक्स। अगर बात ठीक है, बाज़ाहिर गलत लगती है। तो इसीलिए जो लिबरल पार्टी है, लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं किसी की मौत का ऐलान नहीं करना चाहिए। ये लिबरल लोग कहते हैं। वो कहें बंदे बाकी तो ठीक ठाक घूम फिर रहे हैं, उनको भी याद करा दिया आपने कि मरना है, अच्छे खासे वो लगे फिर रहे हैं। इसीलिए डांटे ने एक बुक लिखी थी जहन्नुम, उसने वो बुक लिखकर उसमें जहन्नुम का इतना ज़बरदस्त किस्म का विजन दिया था। जहन्नुम में लोग बर्फ़ के अंदर अकड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं, सर पर आग जल रही है, लोग जा रहे हैं, कि लोगों ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी थी। उसमें ऐसे मज़हब में नहीं रहना जिसके लिए इतनी मुश्किल मुश्किल सजाएं हैं। ठीक है ना। मौलवी अगर उधर, पहले मौलवी ज़्यादा डराते थे, अब बहुत कम डराते हैं। पहले मौलवी तो कहते थे, पूरा जहन्नुम का नक्शा खींचते थे कि आग होगी, और बताते थे कढ़ा होंगे बड़े बड़े, पता नहीं कहाँ से सुनते थे। उसमें तेल उबल रहा होगा और तेल में पकोड़े की तरह तला जाएगा इंसान। बकायदा इसका विजन क्रिएट, मैंने खुद सुना अपने कानों से। अब तो ये बातें नहीं सुनते हम। क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि अगर ऐसी बात मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को सुनाएंगे, आपकी सिस्टर को जो कि 10 साल की, उसे सुनाएंगे, वो घर आकर कहेंगे अब्बू आप भी मुझे तेल के कढ़ा में भूनेंगे, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा और मौलवी के ऊपर पर्चा हो जाएगा, केस भी हर्जाना दो भाई, मैंने बच्चा नमाज के लिए भेजा था, मेरा बच्चा सैकी पेशेंट हो गया है, तो वो सैकी पेशेंट जो हो गया उस पर तो हर महीने 50,000 लग रहा है, तो मुझे 50 लाख रुपये दे दो, तुम अपना घर बेच दो। बेशक रोला पड़ गया ना। तो मौलवी अब क्या करता है, वो अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल बातें करता है, ठीक है, ज़्यादा आसान बातें करता है। आओ आगे बढ़ते। तो अब क्या करना चाहिए लड़की को? हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात कह दी आप लोगों ने। What extraordinary ideas you have about the why? तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ हैं कि कौन सा तरीका होना चाहिए टू बिहेव, के बिहेव किया जाए टू अ वुमन, एक औरत को। जैक पूछ रहा है मुझे कोई गुर बताओ कि औरतों से कैसे बिहेव करना चाहिए, औरतों से कैसे। हाँ, अलजन्नन, द ओनली वे टू बिहेव टू अ वुमन इज टू मेक लव टू हर।
वह रास्ता, वह तरीका औरतों को बिहेव करने का है कि उनसे मोहब्बत की जाए। इफ शी इज प्रिटी, अगर औरत खूबसूरत है तो। एंड टू समवन एल्स इफ शी इज प्लेन, अगर वो भोली पाली है तो फिर किसी और से भी आप मोहब्बत कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाइफ आप ले हैं खूबसूरत है तो उसी से मोहब्बत करें, ये बेहतरीन तरीका है। अगर वो खूबसूरत नहीं है, सादा है वो, ठीक है, फिर आप किसी और से भी साथ अफेयर चला सकते हैं। ये वह तरीका है औरतों को ट्रीट करने का। ओह दैट इज नॉनसेंस। फिर वहीं नॉनसेंस बातें। व्हाट अबाउट योर ब्रदर, अच्छा वो तुम्हारे भाई का क्या बना। व्हाट अबाउट द प्रोफिलिगेट अर्नेस्ट, उस फजूल अर्नेस्ट का क्या बनेगा। जैक, ओ बिफोर द एंड ऑफ द वीक आई शैल हैव गॉट रेड ऑफ हिम, इस वीक के एंड तक मैं उससे छुटकारा हासिल कर लूंगा। आई विल से ही डाइड इन पेरिस ऑफ एपोप्लेक्सी, मैं कहूंगा वो एपोप्लेक्सी से मर गया है। एपोप्लेक्सी ये एक दौरा पड़ता है गुस्से का, गुस्से का साइकोलॉजिकल टर्म है एपोप्लेक्सी। गुस्से का दौरा पड़ता है तो उससे इंसान मर जाता है। अब देखते हैं बहुत लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लाल पीले हो जाते हैं तो उनको कहते हैं दिमाग की रग फट गई है, तो बंदा मर गया है। ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल डाई ऑफ एपोप्लेक्सी। यकीन कीजिए अब भी हमारे लोगों को ये फोबिया है इस वक्त, अब भी हमारे लोगों को, लोग अभी भी इस चीज़ को बड़ी शान समझते हैं, इंक्लूडिंग मी समझता था आज से 7 साल पहले कि गुस्सा करना एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का आंसर है, कि लोग कहें कि बड़ा गुस्से वाला है। और लोग अभी भी मेरे पास इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ जाते हैं कि सर बड़े गुस्से वाले हैं। ठीक है, लोग अभी भी इसे ट्रेट समझते हैं, खूबी समझते हैं कि इंसान को ना गुस्सा होना चाहिए, जबकि एलिवेटेड सोसाइटीज़ जो हैं वो कहते हैं ये तो एक बीमारी है। आप अपने आप को तबाह कर रहे होते हैं, अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, अपने आप को शुगर करते हैं, अपने आप को मसाइल। मुझे उस वक्त इंकशाफ हुआ जब मेरे अपने वाले साहब लाल पीले हो रहे थे, गुस्से में हो रहे थे मेरे बड़े भाई से। तो मेरा बड़ा भाई आराम से गया, उसने कहा अब्बा जी ये गुस्सा ना करो, आराम नाल गल करो, ये तुम्हारे वास्ते खौफ खतरनाक है। मैं कहा बात ठीक ही है भाई, तुझे गुस्सा ना करो, तुझे अपने पास से नुकसान कर, तेन ब्लड प्रेशर हाई होएगा तो सीधे मर जाओगे। उसे साफ अल्फाज में कहा। तो आप लोग भी अम्मी को कह सकते हैं अगर गुस्सा करने लगे तो, ठीक है, अम्मी जी गुस्सा ना करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो बीमार हो जाओगे। सारे को इन्ने पैसे नहीं है, कि ज़्यादा पैसे कुछ जोड़े ने सानू दे दो वैसे ही। लॉट्स ऑफ पीपल डाई ऑफ एपोप्लेक्सी, बहुत सारे लोग एपोप्लेक्सी से मर जाते हैं। क्वाइट सडनली, डोंट दे, एकदम मर जाते हैं। क्या नहीं मर जाते, मैं भी घर जाकर यही कहूँगा कि अर्नेस्ट जो मेरा भाई था उसको एपोप्लेक्सी हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मर गया है। तो किस्सा तमाम हो जाएगा, बाकी पढ़ेंगे हम वेरी नेक्स्ट डे। सो नाइस।